अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं, चार सौ गूंजती रुसवाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, कोई लम्हा हो तेरी याद में खो जाते हैं। अब तो खुद को भी मुयस्सर नहीं आ पाते हैं, रात हो दिन हो तेरे प्यार में हम बहते हैं। दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, जो भी गम आए उसे दिल पे सहा करते थे। एक वो वक्त था हम मिलके रहा करते थे, अब अकेले ही जमाने के सितम सहते हैं। दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको। कराची शहर अंधेरे में डूब चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ वीरानी फैल चुकी है। ऐसे में यज़दान हाउस खामोशी में डूबा हुआ था। सब अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे। वो दादो को दवाई देकर किचन में आई, अपने लिए खाना डाला और मेज़ पर बैठकर खाने लगी। शिजा जानो, तुम उदास ना हुआ करो, ऐसा लगता है पूरी दुनिया बेरौनक हो गई है। माहम की आवाज़ उसके कानों में गूंजी, उसकी आंखें नम हो गई। शिजा यार, ये सर हमें अलग बैठाकर समझते हैं, उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा है, उन्हें क्या पता ये हमें कभी अलग नहीं कर सकते। उसने चम्मच प्लेट में रख दिया और चेहरा हाथों में छुपा कर रोने लगी। मिस यू माहम। काफी सारा रोने के बाद उसने मुंह में हाथ हटाया तो सामने पानी का गिलास थामे अरसल को देखा। वो झटके से खड़ी हुई। अरसल ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। आप? मैं सना को देखने आया था। अरसल ने बात की वजाहत की। उसको दवाई दे दी थी, अब सो रही है। अच्छा, आप पानी पी लें और खाना खा लें। शिजा ने गिलास थाम कर चंद घूंट पिए। नहीं, मैंने खा लिया। अरसल ने उसकी प्लेट की तरफ देखा जिसमें खाना ऐसे ही पड़ा हुआ था। वो शिजा और माहम की दोस्ती के बारे में जानता था। माहम ने उसे बताया था। वो उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा था और ये भी जानता था कि वो सबके सामने बहुत मजबूत बनी हुई है, सबका ख्याल रख रही है, लेकिन खुद अपना ख्याल नहीं रख रही। वो किसी के सामने नहीं रोती, मगर उसके कई दफ़ा से अकेले में रोता देखा था। मामा बता रही थी कि आप वापस जा रही हैं। अरसल ने उसे देखते हुए कहा। जी। शिजा ने नजरें झुकाए जवाब दिया। कुछ दिन और रुक जाएं। शिजा ने नजर उठाकर उसे देखा। वो फौरन बोला, सना आपके साथ होती है तो उसे माहम की कमी ज्यादा महसूस नहीं होती। आपका उसका ख्याल रखना, उसके बालों में हाथ फेरना, वो आपके हाथ से कुछ ना कुछ खा पी लेती है, इसलिए कह रहा था कि कुछ दिन और रुक जाएं, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। अरसल ने अपनी बात को वाज़िया किया। मेरे बगैर भी तो उसे रहना ही है, ऐसे ज़्यादा आदत हो जाएगी तो मुश्किल होगा। 2 दिन बाद की फ़्लाइट है, कल एक सेमिनार अटेंड करना है, कल सना को बता दूंगी। शिजा। अरसल ने जो ही उसका नाम लिया उसने आंखें ज़ोर से बंद करके खोली। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अरसल ने फौरन से कहा। अभी वो बोल ही रहा था तभी किचन में शिजा की मामा आ गई। अरे अरसल बेटा, आप यहाँ? वो आंटी सना से मिलने आया था। अब चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अरसल शिजा पर एक नज़र डालकर चला गया। वो बाहर चला गया तो वो शिजा की तरफ मुड़ी जो दम साधे खड़ी थी। क्या बात करनी होगी? शिजा। शिजा, क्या हुआ? जी कुछ नहीं, मैं जाकर सोती हूँ, सुबह जाना भी है, अल्लाह हाफिज। वो सोने के लिए चली गई। सूरज पूरे आबोताब से चमक रहा था। वो गाड़ी से उतरकर चाबी हाथों में घुमाता घर के अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ गए हुए थे? जाओ अरकम, भाई के लिए पानी लाओ। राबिया ने उसकी सलामती का जवाब देते हुए अरकम से कहा। अच्छा मामा, अभी लाया। कहीं नहीं, बस थोड़ा सा काम था, वहीं करने गया था। आप बताएं, आंटी की तबीयत कैसी है? अरसल ने सादिया बेगम का पूछा। सादिया की तबीयत तो वैसे ही है बेटा, दुआ करो सबको सब्र आ जाए। बोलते बोलते उनकी आंखें नम हो गई। शिजा भी कल चली जाएगी, अभी तो सना को वहीं संभाल रही थी। अरसल चौंका, उसे काम से जाना पड़ गया था। वो भूल गया था कि शिजा कल चली जाएगी। अभी वो कहाँ है? आज मीटिंग थी ना? अरसल ने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा।
हाँ, गई हुई है, अब तो आने वाली होगी। मैं भी सादिया की तरफ जा रही हूँ। तुम भी कुछ देर आराम कर लो। नहीं मामा, मुझे एक काम से जाना है। वो गाड़ी की चाबी उठाकर खड़ा हो गया। फिर मुड़ते हुए राबिया बेगम का हाथ थामते हुए बोला, और आपको एक काम करना होगा। क्या? उन्होंने सवालिया नजरों से उसे देखा। मुझे गलत मत समझिएगा, मैं बस वादा निभा रहा हूँ। अरसल ने तमहीद बांधी तो राबिया बेगम ने हैरत और नासमझी से उसे देखा। क्या बात है अरसल? आपको आंटी से शीजा के लिए रिश्ता मांगना है? अरसल ने उनसे इल्तिजाई लहजे में कहा। क्या? वो हैरत ज़दा रह गई। जी, मुझे उम्मीद है आप मेरे लिए इतना कर लेंगी। उसने आहिस्ता से उनके हाथ दबाए। शीजा बहुत प्यारी बच्ची है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर बेटा ये मौका ऐसा नहीं है। राबिया बेगम ने रजामंदी जाहिर करके उसकी मुश्किल आसान कर दी। जानता हूँ मामा, लेकिन उसके बाद मेरे पास वक्त नहीं है। मैं एक फौजी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ना जाने कब एक गोली जान ले जाए। उससे पहले माही से किया वादा निभाना है। मुझे कुछ दिनों तक वापस ड्यूटी ज्वाइन करनी है। ठीक है बेटा, मैं करती हूँ बात। राबिया बेगम ने उसे यकीन दिलाया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वो अलविदा कहकर बाहर निकल गया। पिंक और ब्लैक सूट पहने, दुपट्टे को सर पर टकाए, एक हाथ में फाइल थामे और दूसरे से दुपट्टा ठीक करती, वो साथ चलती लड़की से बातें करते हुए हाल से बाहर आ रही थी। अरसल जो गाड़ी के साथ टेक लगाए खड़ा था, उसको आता देखकर सीधा हुआ। शीजा ने जो ही सामने देखा वो एकदम रुक गई, उसकी धड़कन तेज हो गई। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में वो गजब ढा रहा था। शीजा ने खुद को नॉर्मल किया और लड़की को अलविदा कहकर उसके पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? शीजा ने उसे देखते हुए पूछा। वालेकुम सलाम, मुझे आपसे बात करनी है। जी, कहीं बैठकर कर सकते हैं? अरसल यहाँ वहाँ देखते हुए बोला। ओके। अरसल ने दूसरी तरफ जाकर फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। शीजा के बैठते ही उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली और गाड़ी रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ा दी। ऑर्डर देने के बाद भी दोनों के दरमियान खामोशी रही। शीजा इर्द गिर्द देख रही थी और अरसल उसे जिसकी शक्ल से ही लग रहा था कि वो कंफ्यूज हो रही है। आखिर अरसल ने खामोशी तोड़ी। आपने कंपनी ज्वाइन की? 1 साल हो गया है। यहाँ की ब्रांच पर विजिट के लिए आना था। यही सोचा था माहम से भी मिल लूंगी, लेकिन बोलते बोलते उसकी आवाज़ भीग गई। उसने थोड़ा सा पानी पिया, फिर बोली। अरकम बता रहा था आप भी वापस जाने वाले हैं? शीजा ने उससे पूछा। जी जाना था, लेकिन अब मेरी जगह कोई और जा रहा है, इसलिए अभी मेरी छुट्टियां हैं। अच्छा शीजा, अरसल ने उसे पुकारा। जी, मैं सीधी और एक्यूरेट बात करने का कायल हूँ। वो ठहरा। माहम ने मुझसे आपकी पसंद और ख्वाहिश का जिक्र किया था। मैं आपके मेयार पर पूरा उतरा। ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं कोई बात घुमा फिरा कर नहीं करूँगा। माही ने मुझसे आपके लिए वादा लिया था। शीजा के गले में आंसुओं का फंदा सा लग गया। आप मेरी हम सफ़र बनती हैं तो मैं आपको एज अ लाइफ पार्टनर हर खुशी दूंगा। मेरे लिए आप काबिले एहतराम हैं और रहेगी। ज़िंदगी के सफ़र में आपको मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ। क्या आप मेरी हम सफ़र बनेगी? अरसल ने एक सांस में ही कह दिया। वो उसे सांस रोके देखे गई। आप सोच कर मुझे बता। अभी अरसल कह रहा था, तभी बात काटते हुए वो फौरन बोली। आपका साथ मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। मैं बनूंगी आपकी हमसफ़र। अरसल हल्का सा मुस्कुराया। थैंक यू, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब जल्दी से खाना खा लें, ठंडा हो रहा है। अरसल ने दिल में कहा, माही अब तुम खुश हो ना? मैंने तुमसे किया वादा निभाया। अरसल, आप माहम को पसंद करते थे? ये बात जानते हुए भी मैंने हाँ की। मैं कैसे बताऊं आपको कि ये हाँ मैंने सिर्फ उसी के लिए की है। जो दर्द आप अपने अंदर छुपा कर बैठे हैं वो निकाल दें। कोई लड़की ये बर्दाश्त नहीं करती कि उसके शोहर के दिल में कोई और लड़की हो, लेकिन मैं तो आपसे मोहब्बत करने लगी हूँ। कैसे आपके साथ से इनकार कर दूँ? इसलिए माहम ने मुझे आपके लिए चुना ताकि मेरी मोहब्बत आपके दिल पर मरहम रख सके। मैं वादा करती हूँ अरसल, आपको इतनी मोहब्बत दूंगी कि आपके सारे जख्म भर जाएंगे और एक ना एक दिन आपको मुझसे मोहब्बत हो ही जाएगी। उस दिन का इंतज़ार मुझे शिद्दत से है। एक आंसू टूटकर उसकी गोद में जज़ब हो गया। उसने साथ बैठे शख्स को देखा जो गाड़ी चलाने में मसरूफ था।
چہرے پر بلا کی سنجیدگی لیے وہ اب مطمئن تھا۔ لمحہ جدائی حصہ 2۔ دونوں نے خاموشی سے سفر طے کیا۔ ارسل نے گاڑی یزدان ہاؤس کے سامنے روکی۔ شیزا جو ہی اترنے لگی وہ بولا، ماما نے آنٹی سے بات کر لی ہوگی۔ شیزا، میں چاہتا ہوں نکاح پرسوں ہو جائے۔ شیزا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے ابھی کام سے جانا ہے، پھر ملیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے اتر گئی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارسل نے گردن موڑ کر اس کو جاتے دیکھا۔ میں نہیں چاہتا شیزا کہ میں کمزور پڑ جاؤں، تم بہت اچھی ہو۔ اس نے گاڑی زن سے آگے بڑھا لی۔ آ گئی میری بچی، کیسا رہا دن؟ ماریا صاحبہ نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اچھا رہا۔ اس نے فائلز ٹیبل پر رکھی، سر سے دوپٹہ ہٹا کر بال کھولے اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دادو، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ٹھیک ہوں بیٹا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ میں ثنا کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ فوراً بال باندھ کر کھڑی ہوئی۔ رکو بچے، دادی کی آواز پر وہ رک گئی۔ جی دادی۔ شیزا نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ شیزا سمجھ گئی۔ جی دادی بولیں۔ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ اس کی ماما بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بیٹا، رابعہ نے ارسل کے لیے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تمہارا کیا جواب ہے؟ وہ جانتی تھی یہی بات کرنی ہوگی۔ اس نے اپنی نظریں ماریا صاحبہ کی طرف موڑی۔ ماما، آپ کو جو صحیح لگے وہ کر دیں۔ شیزا نے سارے اختیارات ماں کو دیتے ہوئے کہا۔ بیٹا، مجھے یہ رشتہ کہیں سے بھی برا نہیں لگا۔ ارسل بہت اچھا بچہ ہے، میں تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں۔ ماریا دل سے اس رشتے کے لیے راضی تھی اور جانتی تھی بیٹی کی خواہش کو بھی۔ ماما، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ابھی یہ سب باتیں مجھے بالکل صحیح نہیں لگ رہی۔ میری جان سے پیاری دوست مجھے چھوڑ گئی، ابھی اس کو ہم سے جدا ہوئے صرف 1 ہفتہ ہوا ہے۔ میں اپنی شادی کی بات کیسے کر سکتی ہوں؟ آنٹی انکل کیا سوچیں گے؟ اس کی آنکھیں ماہم کو یاد کرتے ہی نم ہو گئی۔ میں نے بولا ہے رابعہ سے، لیکن ارسل کی خواہش ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ ماہم سے کیا وعدہ جلد از جلد پورا کرے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کا کام ایسا ہے جس میں وہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کر گھومتا ہے اور کوئی پتہ نہیں کب۔ ماریا بول رہی تھی۔ ماما، اس نے فوراً ان کی بات کاٹی۔ وہ جانتی تھی آگے کیا بولیں گی۔ اس کا دل ایک دم ہل گیا۔ آپ سعدیہ آنٹی اور انکل سے پوچھیں، وہ جو کہیں گی وہی ہوگا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے بیٹا۔ آواز پر انہوں نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سعدیہ بیگم اور یزدان صاحب کھڑے تھے۔ وہ فوراً ان کی طرف بڑھی۔ آنٹی، آپ کو کیوں اپنے کمرے سے آ گئی؟ آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ان کا ہاتھ تھام کر انہیں اندر لے آئی اور بیڈ پر بٹھایا۔ سعدیہ کو شیزا بالکل ماہم کی طرح پیاری تھی۔ شیزا بیٹا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر ماہم کی یہی خواہش تھی تو تم ہی ارسل کی دلہن بنو گی۔ شیزا ان کے گلے لگ گئی۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جو ان سب کو چھوڑ کر گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ کتنوں کی زندگی کی ڈور اس سے جڑی ہے۔ چاند اپنی چاندنی لٹاتا بہت خوبصورت ماحول بنا رہا تھا۔ شیزا ثنا کے کمرے میں تھی۔ ثنا اب کچھ بولتی نہیں تھی، بس چپ رہا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہی تھی جب اچانک آواز آئی، کیوں اداس بیٹھے ہو بچہ؟ اس نے گردن موڑ کر دیکھا۔ سامنے ارکم ہاتھ میں شوپر لیے کھڑا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا آیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ شیزا آپ بھی ادھر آئیں۔ کیا لائے ہو ارکم؟ ثنا پوچھے گی تو بتاؤں گا۔ کیا لائے ہو؟ وہ بھی کھڑکی سے ہٹ کر ان کے پاس آ گئی۔ تمہارے فیورٹ زنگر برگر، ارکم نے شرارتی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے واہ ارکم، یہ تم نے اچھا کیا، ویسے بھی ثنا نے ابھی کھانا نہیں کھایا۔ شیزا ثنا کے منہ پر آتے بال ہٹاتے ہوئے بولی۔ کیا ہو رہا ہے؟ ارسل نے اندر آتے ہوئے پوچھا۔ شیزا ایک دم اپنے آپ میں سمٹی۔ کچھ نہیں بھائی، برگر کھانے لگے ہیں، آپ بھی آئیں۔ ارکم نے بھائی کے لیے بیڈ پر جگہ بنائی۔ اچھا، میرے بغیر کھانے کا پلان تھا؟ وہ بھی ثنا کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ نہیں۔ اچھا سن، تمہیں ایک بات بتائی ہی نہیں میں نے، ارکم ثنا کو دیکھتے ہوئے جوش سے بولا۔ کون سی؟ ثنا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ارسل اور شیزا بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہی کہ شیزا آپی اب پاکستان میں رہنے والی ہیں۔ ارکم سسپینس پھیلانے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ اچھا، ثنا نے سر ہلایا۔ ہاں، اور وہ ہمارے گھر میں رہیں گی۔ ارسل کی نظریں شیزا کی جانب اٹھی۔ وہاں کیوں رہیں گی؟
यहाँ क्यों نہیں؟ ثنا نے شیزا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اس لیے کہ ارسل بھائی سے شادی کے بعد تو ان کو ہمارے گھر میں ہی رہنا ہوگا نا۔ شیزا نے ارکم کو گھور کر دیکھا، پھر ثنا کی طرف مڑی۔ کیا یہ سچ ہے آپی؟ شیزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا بولے، اوپر سے ارسل کی وہاں موجودگی اس کو اور بھی کنفیوز کر رہی تھی۔ جی آپ لوگ باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ وہ فوراً سے اپنی جان چھڑوا کر وہاں سے بھاگی۔ ارکم نے مسکرا کر ثنا کو دیکھا، پھر بولا کیوں فٹ ہے نا کڑی؟ ارکم، ارسل نے اسے گھوڑا۔ میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا بھائی، وہ جھٹ بول کر کمرے سے بھاگ گیا۔ ثنا ارکم کو کمرے سے بھاگتا دیکھ کر ہنس پڑی۔ ارسل دل میں بولا، اللہ اسے ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھنا۔ چلو ثنا یہ کھا لینا، اوکے میں بھی چلتا ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اوکے سلو بھائی، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، اور بہت بہت مبارک ہو آپ کو، شیزا آپی بہت اچھی ہیں، آپ دونوں بیسٹ کپل ہوں گے۔ تھینک یو بچے۔ وہ اس کے سر پر پیار کر کے چلا گیا۔ وقت کا کام ہے بھاگنا، اور وہ بھاگتا ہی چلا جاتا ہے۔ ارسل اور شیزا کا نکاح سادگی سے ہو گیا، اور سب بڑوں نے فیصلہ کیا کہ ماہم کے 40ویں کے بعد رخصتی کر دی جائے گی۔ شیزا نے واپسی کی فلائٹ آگے کروا لی تھی۔ وہ جو ابھی کمرے میں آئی ہی تھی، دروازہ کھٹکنے کی آواز پر مڑی۔ اس نے آف وائٹ رنگ کا نہایت ہی سادہ سوٹ پہن رکھا تھا، ساتھ لال رنگ کی چنری تھی۔ میک اپ کے نام پر کاجل اور نیچرل لپسٹک لگا رکھی تھی۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض پہنے ارسل آہستہ سے کمرے میں آیا۔ السلام علیکم، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، نکاح مبارک ہو آپ کو، ارسل نے آہستہ سے کہا۔ آپ کو بھی، انہیں نظریں جھکائے بولی، اور ارسل نے اپنی جیب سے ایک لال رنگ کی ڈبیاں نکالی اور اس میں سے ایک بہت ہی خوبصورت انگوٹھی نکال کر شیزا کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ پہنا دوں؟ اجازت چاہیے۔ شیزا نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ارسل نے انگوٹھی پہنا کر اس کو دیکھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ابھی بھی ہاتھ ارسل نے تھام رکھا تھا۔ ارسل ہلکا سا مسکرایا، جس سے محبت کی ہو اور وہ آپ کے سامنے آپ کا ہم سفر کھڑا ہو۔ ارسل اس کی حالت خوب سمجھ رہا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوا اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شیزا کو لگا اب وہ کبھی سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کی دل کی دھڑکنیں جیسے تھم گئی۔ ارسل نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ اپنا خیال رکھیے گا، چلتا ہوں۔ وہ اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کر کے چلا گیا، لیکن وہ کتنی ہی دیر وہیں کھڑی رہی۔ شیزا آپی، ارکم اسے پکارتا ہوا کچن میں آیا۔ جی آپ کل واپس جا رہی ہو؟ ارکم نے اداس صورت بناتے ہوئے کہا۔ جی، وہ اس وقت رضا صاحب کے گھر تھی۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گا آپی، آپ ساتھ ہو تو ماہم آپی کی تھوڑی سی کمی پوری ہو رہی ہے۔ وہ بھی آپ کی طرح بہت اچھی تھی، آئی مس ہر۔ آخری جملہ بولتے ہی وہ رو پڑا۔ شیزا نے فوراً اسے گلے لگایا۔ نہیں ارکم جانو، آپ تو اتنے بہادر ہو، روتے نہیں، ماہم تو ہمارے ساتھ ہے، ہماری دعاؤں میں۔ ایسے رو گے تو اس کو بھی کتنا برا لگے گا، اور آپ نے بتایا تھا کہ اس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمیشہ ثنا کا خیال رکھو گے، تو اب آپ ہی ایسے رہو گے تو اپنی سن شائن کو کیسے سنبھالو گے؟ چلو بچے چپ کر جاؤ، میں آپ کے پاس ہی ہوں، ابھی بس لندن جا کر اپنے کام بائنڈ اپ کر آؤں، پھر تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، اس نے اسے سمجھایا۔ ارکم نے اپنے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اس سے الگ ہوا۔ تھینک یو آپی، گڈ بوائے۔ شیزا نے اس کے بال سیٹ کیے۔ آپی بھائی چھت پر ہیں۔ شیزا نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ بھائی اس وقت کافی پینا پسند کرتے ہیں، وہ یہ کہہ کر کچن سے بھاگ گیا۔ شیزا نے مسکرا کر سر جھٹکا۔ کافی؟ تو پھر کافی بناتی ہوں۔ اس نے اپنے اور ارسل کے لیے کافی بنائی اور چھت کی طرف چل پڑی۔ رابعہ بیگم شیزا کی ماما کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ ارسل چھت پر کھڑا ماہم کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ جب شیزا نے کافی کا کپ اس کے سامنے کیا، وہ ایک دم چونکا، پھر اس نے آہستہ سے کپ پکڑ لیا۔ تھینک یو ارسل، اپنوں میں تھینک یو نہیں کہا جاتا۔ ارسل نے اسے دیکھا۔ شکریہ ہرگز نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ تمہارا فرض تھا۔ پھر دوبارہ سامنے دیکھنے لگا۔ تو آپ کل جا رہے ہیں؟ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ دونوں طرف کچھ دیر خاموشی چھا گئی۔ ارکم بتا رہا تھا کہ یہ آپ کی اور ماہم کی فیورٹ جگہ تھی۔ ہم دونوں یہاں بیٹھ کر دن بھر کی باتیں کیا کرتے تھے۔
सना सो गई। अरसल ने जवाब देकर सवाल किया, जी सो तो जाती है लेकिन बार बार उठती है। उसे माहम के बगैर सोने की आदत नहीं है। दवाइयों के ज़ेरे असर सोती है फिर भी बेचैन रहती है। जब ठीक हो जाएगी तो पता नहीं कैसे रहेगी। अरसल ने दुख से आंखें बंद की। आप और माहम बचपन से साथ थे ना? शीजा ने उसको देखते हुए पूछा। उसके चेहरे पर जो खोज रही थी उसकी आंखों में वाज़िया था। वो सामने ही देख रहा था। फिर आपको माहम की याद नहीं आती? उसकी कमी महसूस नहीं होती? शीजा उसकी बातों को सुनना चाह रही थी। होती है, वो लंबा सांस लेकर बोला, लेकिन मैंने कभी आपको उसकी बात करते, उसको याद करते नहीं देखा। शीजा ने कहा तो अरसल ने चौंक कर उसे देखा। याद तो दिल में बसती है शीजा। शीजा की आंखें नम हो गई। उसने खुद कमजोर नहीं पड़ना था। आई नो, लेकिन जब याद तकलीफ दे तो उसे दिल पर बोझ बनाकर नहीं रखना चाहिए। शीजा ने बात को तूल देते हुए कहा। क्या मतलब? अरसल ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा। मतलब कि अपना दुख बांट लेना चाहिए, शीजा ने हिम्मत करके कह डाला। और अगर दुख बांटने वाली जात भी वही हो जिसकी याद हो तो? अरसल जज्बाती होकर कह गया। शीजा को लगा अब आगे वो कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन उसको हिम्मत करनी थी। ये भी ठीक कहा, कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता। हर एक की अपनी जगह, अपना मुकाम होता है। लेकिन किसी की भी जगह अगर आपकी ज़िंदगी में है तो उसे अपना दुख बयान करते वक्त आपको हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। वो उसकी आंखों में देखकर बोल रही थी, लेकिन कैसे? चाह कर भी कोई ऐसा ना कर सके तो? अरसल ने बेबसी से बोलकर रुख मोड़ा और शीजा उसको देखती रह गई। जैसे ही अरसल को अपनी बात का अंदाज़ा हुआ वो उसकी तरफ मुड़ा। शीजा फौरन बोली, गुड पॉइंट माय लॉर्ड। शीजा ने खुद को कंपोज करके मुस्कुराते हुए कहा। शीजा, अरसल ने बेबसी से उसे पुकारा। चलें एक काम करते हैं। क्या? अरसल ने नासमझी से उसे दिखा। आपकी दोस्त माहम का तरीका ट्राई करते हैं। कौन सा तरीका? वो झंझलाया। वो तरीका जब दिल से हर बोझ खत्म हो गया, आंसुओं के रास्ते। शीजा ने दिल में माहम को पुकारा और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मैं फौजी हूँ और फौजी रोते नहीं हैं। अरसल ने उसे याद दिलाया। क्यों? फौजी इंसान नहीं होते? खैर छोड़ें, आप आसमान पर देखो और कहो अल्लाह। अरसल ने सवालिया नजरों से उसे देखा। ओह प्लीज, अरसल बोले ना। उसने उसका हाथ पकड़ा फिर हड़बड़ा कर छोड़ दिया। चलें बोलें। अरसल ने आसमान की तरफ देखा फिर बोला, अल्लाह। नहीं अरसल, ऐसे नहीं। अंदर से आवाज आई, दिल से अल्लाह को पुकारे, उसको आवाज दें। अरसल ने सर हिलाया फिर आंखें बंद करके बोला, अल्लाह। ओह, आप समझ नहीं रहे, मैं करके बताती हूँ। शीजा ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया, आंखें बंद की और जोर से चिल्ला कर कहा, अल्लाह। उसकी आवाज कांप गई। अरसल ने चौंक कर उसको देखा। उसकी आवाज का दर्द, उसकी पुकार की शिद्दत उसे अपने दिल में महसूस हुई। उसने अरसल को देखा। अरसल, अपने दिल का दर्द खत्म कर दें, अपने अंदर मत रखें प्लीज। आप भी इंसान हैं, आपके सीने में भी आम इंसानों जैसा ही दिल है। माहम के जाने से आपको भी तकलीफ हुई है, बल्कि आप तो उससे भी पहले का दुख अपने अंदर लेकर बैठे हैं। प्लीज अरसल, प्लीज, मैं हूँ आपके साथ, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अरसल, अपने आप को इतने जख्म मत दें प्लीज, अपना दिल हल्का कर लें। वो उसको कंधों से थामे चीख कर बोल रही थी। अरसल ने आंखें बंद करके खोली फिर आसमान की तरफ मुंह करके जोर से चीखा, अल्लाह। उसे माहम का पार्क वाला रोना याद आया। अरसल ने दोबारा हिम्मत की। उसने दिल से जोर से कहा, अल्लाह। उफ माही, रोते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे चुप कराना नहीं आता। माही प्लीज रोया मत करो। और टीचर ने तुम्हें इसलिए प्रिंसेस बनाया क्योंकि तुम हो ही प्रिंसेस। प्रिंसेस जैसे बाल, प्रिंसेस जैसे आंखें, नाजुक सी माजी आंखों के आगे घूमने लगा। अल्लाह। बोलने दो ना अरसल, फिर तुम चुप ही होना है। अल्लाह, अल्लाह। और फिर तीसरी बार चीखने पर वो रो पड़ा। शीजा अश्कबार आंखों से उसे देख रही थी। क्यों माही, क्यों अपने दोस्त को छोड़ गई?
बेस्ट फ्रेंड थी ना, फिर आधे रास्ते में क्यों छोड़ गई? उसने शीजा को देखा और झटके से उसके गले लग कर चीखा, मेरी माही चली गई, शीजा मुझे अकेला छोड़कर चली गई, आई मिस हर। माही क्यों चली गई? रोते रोते वो वहीं ढह गया। शीजा भी उसके साथ जमीन पर बैठ गई। मेजर अरसल, जिससे दुश्मन भागते थे, जो एक बहादुर मेजर था, जिसकी एक नज़र से दुश्मन कांप उठता था, वो आज रब के किए पर बेबस था। कुछ देर बाद वो शीजा से अलहदा हुआ। दोनों ने अपने आंसू साफ किए, फिर बोला, थैंक यू शीजा। अरसल ने ममनून नजरों से अपनी शरीके हयात को देखा। थैंक यू की क्या बात है? आप जो दर्द कब से दिल में लेकर बैठे थे वो निकालना जरूरी था। माहम के जाने का दुख हमारी जिंदगी से खत्म तो नहीं हो सकता, लेकिन हम सब्र की दुआ तो कर सकते हैं ना। अब मैं चलती हूँ, सुबह जाना भी है। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। वो जाने के लिए मुड़ी ही थी जब अरसल ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। अरसल कुछ बोले बिना उसके गले लग गया। आई लव यू। शीजा सुनते ही शॉक्ड हो गई। काश अरसल आपको मुझसे मोहब्बत हो जाए और ये लफ्ज आप दिल से बोलें। उसने आंखों में आंसू अंदर उतारे और अपने बाजू भी अरसल के गिर्द फैलाकर आंखें बंद करके उसके साथ को महसूस करने लगी। मेरी रातें तेरी यादों से सजी रहती हैं, मेरी सांसें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं, मेरी आंखों में तेरा सपना सजा रहता है। हाँ, मेरे दिल में तेरा अक्स बसा रहता है। इस तरह मेरे दिल के बहुत पास हो तुम, जिस तरह पास शाह रग के खुदा रहता है। तुझको सोचा है तो फिर तुझको ही सोचा है फकत, तेरे सिवा किसी और को कुछ सोचा भी नहीं। तुमको मालूम भी शायद कभी हो के ना हो। शफक का नूर हर सू फैला हुआ था। सूरज की किरणें आसमान पर फैलने को बेताब थी। ऐसे में वो आंखों में उदासी लिए आहिस्ता आहिस्ता किताबें बैग में डाल रही थी। यजदान साहिब नमाज के बाद लॉन में बैठे थे जब अरसल उनके पास आया। अरे बेटा, तुम इतनी सुबह? आपको यहाँ बैठे देखा तो सोचा मिल आऊं। हाँ हाँ आओ। मेरे ख्याल से सना भी जाग गई है। वो ऊपर कमरे की तरफ देखकर बोला, जहाँ से रोशनी आ रही थी। हाँ, शीजा तो किचन में है, शायद सना भी जाग गई हो। यजदान साहिब ने भी ऊपर देखा। चलें, मैं उससे मिलकर आता हूँ। वो अंदर चला गया। सीढ़ियाँ चढ़ते उसकी नज़र किचन में खड़ी शीजा पर पड़ी, जो ब्लू रंग के सूट में खिली खिली खड़ी चाय कप में डाल रही थी। बाल गीले होने के बायस खुले हुए थे। वो उसे देखे गया। शीजा ने नजरें उठाकर सामने देखा तो अरसल उसे ही देख रहा था। वो मुस्कुराई। अरसल भी हल्का सा मुस्कुराया। शीजा ने इशारे से चाय का पूछा तो उसने नफी में सर हिलाया और ऊपर सना के पास चला गया। वाओ, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। आज तो मेरी गुड़िया फुल फॉर्म में है, अरसल ने खुशगवार मूड में कहा। तो सना ने मुस्कुरा कर देखा। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ सल्लू भाई, सना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। आज सुबह सुबह कैसे उठ गई? अरसल उसके आराम से उठ जाने पर हैरान था, क्योंकि वो माहम को बहुत तंग करती थी। आपी के बगैर नींद ही नहीं आती, ऐसे ही, सना ने मुख्तसर जवाब दिया। वैसे सुबह बहुत खूबसूरत है ना? अरसल ने उसका उदास चेहरा देखते हुए कहा। आपी, आपको पता है सुबह तब खूबसूरत होती है जब आप अपनी चंदा को उठाती हैं। जी, आज से स्कूल भी खुल जाएंगे ना? अरसल उसको बोलने पर उकसा रहा था। जी भाई, उसने फिर मुख्तसर जवाब दिया। गुड, नाश्ता करके जाना, ओके? जी भाई, फिर मुख्तसर जवाब आया। सना ने उसे देखा, उसे देख रहा था। क्या हुआ सल्लू भाई, ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस अपनी गुड़िया को ढूंढ रहा हूँ। क्या मतलब? मेरी प्यारी सी बहना जो सारे घर में उधम मचा कर रखती थी, कभी चुप नहीं बैठती थी, अब घर में हो तो भी किसी को पता नहीं तुम कहाँ हो। यही तो हूँ सल्लू भाई। सना ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया। जानता हूँ, लेकिन ऐसा होना भी क्या होना? अरसल ने उदासी से कहा। मैं समझी नहीं। गुड़िया, आप बाहर निकलो। सिर्फ माहम ही तो नहीं थी ना, बाकी घर वाले भी हैं। सना ने अरसल को जख्मी मुस्कुराहट से देखा। अरसल ने नजरें चुराई। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरकम से लड़ लिया करो, वरना वो मुझसे आकर लड़ता है कि सना अब मुझसे लड़ती नहीं है। उसकी बात पर वो धीमा सा मुस्कुराई। जी। वो स्कूल के लिए तैयारी करने लगी। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। नाश्ता लाऊं चंदा? शीजा कमरे में आकर बोली। क्या हुआ सना? वो उसके रोता देखकर फौरन उसके पास आई। कुछ नहीं, उसने आंसू साफ किए।
तो रो क्यों रही हो? ऐसे ही। बताओ मुझे गुड़िया। शिजा ने उसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ नहीं, बस आपी को मिस कर रही हूँ। शिजा ने उसे गले लगाया। आपी तो आपके साथ ही है। चंदा, आज मैं चली जाऊंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा, दवाई वक्त पर खाना। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आऊंगी। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। वो जोर से शिजा के गले लग गई। आप आओगी ना आपी? सना के पूछने पर शिजा रो पड़ी। हाँ गुड़िया, मैं आऊंगी। कुछ देर बाद वो उससे अलग हुई। लाओ, मैं बाल बना दूं। नहीं आपी, मुझे खुद मैनेज करना आता है, थैंक यू। उसने बाल बनाए और मुंह पर पानी के छींटे मारकर बैग उठाकर नीचे चली आई। शिजा की दोपहर की फ्लाइट थी। अरसल सना के पास से होकर यजदान साहिब के पास आया। कुछ इधर उधर की बातें करने के बाद वो बोला, अंकल जी, एक बात करनी थी। हाँ कहो। अंकल, आपको नहीं लगता कि माहम के साथ साथ आप लोगों ने सना को भी खो दिया है? क्या मतलब? अंकल, आप तो फिर भी जाते हैं उसके कमरे में, लेकिन सादिया आंटी ने एक बार भी नहीं झांका। वो टूटी हुई है, उसे आंटी संभाल सकती हैं। माहम ने उसे माँ की तरह संभाला था, लेकिन उसके बाद आंटी को उसे अपने और भी करीब रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उसे दूर कर दिया। वो कमरे में बंद होकर रह गई है। माही की जिंदगी थी वो, आप उसकी जगह खुद को रख कर देखो, पता चल जाएगा। आपका दुख उसके दुख से कम ही लगेगा आपको। वो कहकर चला गया और यजदान उसकी बात पर गौर करते रहे। उन्हें भी एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी की हंसी खो दी है। वो उठकर कमरे में चले गए। नीचे आकर सना ने देखा किचन किसी की कमी का ऐलान करता नजर आया। उसने एक गिलास दूध का पिया और बाहर आ गई। आज वो अरकम का इंतजार कर रही थी। अरकम उसे बुलाने आया, लेकिन उसे देखकर चौंका। अरे सन, आज तुम पहले? हाँ, क्या करूं? अब वो नहीं है तो क्या करूं घर में? हाँ, आज मैं जल्दी उठ गई। चलें? हाँ चलो। लाउंज की बड़ी सी खिड़की धूप में चमक रही थी। शीशा आईना बनाकर लॉन का अक्स दिखा रहा था। खिड़की से चेहरा लगा के देखो तो अंदर शिजा और मारिया साहिबा सबसे मिल रही थी। बहुत शुक्रिया शिजा बेटा, तुमने घर को इतने दिन संभाला। कैसी बातें कर रही हैं आंटी? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हर आंख अश्कबार थी। आप अपना ख्याल रखना। फिर वो अली की तरफ मुड़ी। अली, सबका ख्याल रखना। आंटी, अंकल, सना, सबका ध्यान रखना। उसने इस बात में सर हिलाया। फिर वो सबसे मिलकर बाहर चले गए। अरसल उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहा था। उसने गाड़ी पार्क की और सामान पकड़कर उनके साथ चल पड़ा। चलो अरसल बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज आंटी, आप भी अपना ख्याल रखना। वो शिजा को इशारा करके बोर्डिंग के लिए चली गई। तो जा रही हो? शिजा ने गहरी सांस ली। जी, आई एम सॉरी। वो जान गई थी कि वो क्यों सॉरी कह रहा है। उसमें आपकी कोई गलती नहीं है और मुझे आपके मुंह से कभी भी सॉरी नहीं सुनना। वो मुस्कुराया। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कभी भी पता चले कि मैं माहम को पसंद करता हूँ, लेकिन तुम तो सब जानती थी। तुम बहुत अच्छी हो शिजा। उसको देखते हुए दिल में सोच रहा था। फिर बोला, अगर मैं कहूँ कि ना जाओ तो? वो मुस्कुराई। आप कहकर देखें। मुझे नहीं लगता कि क्या कि इससे ज्यादा साफ लफ्जों में कहा जा सकता है। उसका हाथ पकड़ा। बात तो ठीक है, लेकिन रुकने के लिए कोई वजह होनी चाहिए। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, शिजा जी, मैं चाहता हूँ कि तुम यही रहो। मुकाबिल की मुस्कुराहट ने उसे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। मैं बात करता हूँ ना तुम्हारे बॉस से। वो खुशगवार लहजे में बोला। शिजा को उसके दिल की कैफियत का अंदाजा ना हुआ। उसने मुस्कुराकर सर हिलाया। जल्दी आ जाऊंगी। अरसल, आप लेने आएंगे ना? फिर आ जाऊंगी। लेने आएंगे ना? वो ठहर कर बोली। उसने दिल में कहा। अरसल, आप अपने दिल की कैफियत छुपाना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी निगाहें चीख चीख कर आपके दिल का हाल बता रही हैं। मेरे लिए आपकी माहम से मोहब्बत बहुत मुकद्दस है और मैं माहम की शुक्रगुजार हूँ कि उसने आपके लिए मुझे चुना, क्योंकि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए मुझे चुना। मैं आपको अपनी मोहब्बत से कभी टूटने ना दूं। मेरी मोहब्बत आपकी ताकत बनेगी, कमजोरी नहीं। आप अभी शर्मिंदा हैं। मैं आपके बारे में जान गई हूँ कि आप माहम से मोहब्बत करते थे। चलती हूँ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा मेरे लिए। उसने उसका हाथ ऊपर किया और लबों से लगाया।
ارسل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جس میں صرف اس کا عکس تھا، صرف اس کا۔ وہ اسے الوداع کہہ کر اپنی منزل کی طرف چلی گئی اور وہاں کھڑا اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ کب کی جا چکی تھی۔ اس نے ہمیشہ خدا کی مصلحت کے آگے سر جھکایا، کبھی شکایت نہیں کی، ہمیشہ اسی میں بہتری سمجھی جس حال میں خدا نے رکھا۔ وہ خوش رہا۔ ماہم کا نکاح کسی اور سے ہو گیا۔ اس نے خدا کی مصلحت کو سمجھتے ہوئے اس پر بھی مسکرا کر ہر حال میں ماہم کی خوشی کو اول رکھا۔ لیکن جو بھی تھا وہ بھی ایک انسان تھا۔ وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا دل بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ شہادت تو میں نے اپنے لیے مانگی تھی، اسے کیوں اس طرح تکلیف دی؟ وہ خدا سے ناراض نہیں تھا، لیکن اس کی مصلحت پر وہ شوکڈ تھا۔ وہ اچانک سے ماہم کے جانے اور شیزا کے اس کی زندگی میں آنے پر حیران تھا۔ شیزا کو اس کی زندگی کا حصہ بننا تھا، لیکن ماہم کا اس طرح ان سب سے دور جانا وہ بے بس تھا۔ ایک طرف ماہم سے کیا وعدہ بھی اس کے لیے ضروری تھا، اور دوسری طرف اس وعدے کو نبھانے کے لیے اسے خود کو دل سے تیار کرنا تھا۔ اے خدا، اتنا کرم کر کہ میں اس لڑکی کو وہ سب دے سکوں جس کی یہ حقدار ہے۔ لمحہ جدائی، حصہ سوم۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ماہم کو سب سے بچھڑے ہوئے 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا، لیکن سب کے دلوں کو آج بھی ماہم کی یاد ستاتی تھی۔ علی بیٹا، سعدیہ کی دوائی لے آنا۔ یزدان صاحب اپنے کمرے کی طرف جاتے ہوئے علی سے بولے۔ انہوں نے کاروبار رضا صاحب کے حوالے کر دیا تھا، بس کبھی کبھی چلے جاتے۔ ٹھیک ہے بابا، لے آتا ہوں۔ علی نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کھڑا ہوا۔ ثنا کب تک آئے گی؟ انہوں نے مڑ کر دیکھا۔ 2 بجے تک، علی نے گھڑی دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا چلو، آپ دوائی لے آؤ، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے اور علی دوائی لینے گھر سے روانہ ہو گیا۔ وہ دونوں وین سے اتر کر اکٹھے گھر کی طرف آنے لگے۔ اچانک سامنے سے تیز رفتاری سے بس آ رہی تھی۔ ارکم! ثنا ہاتھ کانوں کو لگا کر چیخی۔ اسے ذہن میں وہی واقعہ گھوم گیا۔ ارکم نے مڑ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہے سن، بس چلی گئی ہے۔ تم ٹھیک ہو نا؟ ارکم نے اس کا کندھا ہلایا تو اس نے آنکھیں کھولی۔ ارکم! میرا دم گھٹ جائے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کچھ نہیں ہوا ثنا، آؤ گھر چلیں۔ وہ ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے آیا۔ السلام علیکم ماما، میں ثنا کے ساتھ اوپر ہوں، آپ آج ثنا کا فیورٹ پلاؤ بنائیں۔ ارکم نے مسکرا کر رابعہ بیگم سے کہا۔ وعلیکم السلام، بالکل، میں ابھی بناتی ہوں۔ آپ دونوں فریش ہو جاؤ۔ ارکم ثنا کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی ثنا کی نظر ماہم کی تصویر پر پڑی۔ اس کے ساتھ ارسل، ارکم اور ثنا کھڑے تھے۔ ارکم نے اس کی طرف جوس بڑھایا۔ نہیں، مجھے نہیں پینا، اس نے منع کیا، لیکن ارکم نے زبردستی اس کے ہاتھ میں گلاس پکڑا دیا۔ ارکم! ثنا تصویریں پر نظر رکھے ہوئے تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے۔ اگر اس دن میں پانی کی ضد نہ کرتی تو آج آپی ہمارے ساتھ ہوتی نا؟ اس نے نظر ہٹائی اور گلاس کو گھورتے ہوئے بولی۔ ارسل جو کمرے میں آنے لگا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے ساتھ یزدان صاحب بھی تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دکھ سے دیکھا۔ ارکم اسے کہنا چاہتا تھا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی وہ کچھ بولنے ہی لگتا کہ اس کی نظر سامنے کھڑے یزدان صاحب اور ارسل پر پڑ گئی، جو اسے چپ رہنے کا اشارہ کر رہے تھے۔ انہوں نے ثنا کو رضا کے گھر جاتے دیکھ لیا تھا۔ انہیں وہ پریشان لگی، اس لیے وہ اس کی پسندیدہ آئس کریم لے کر وہیں آ گئی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر کون سی بات وہ دل میں لے کر بیٹھی ہے۔ ہاں سن، لیکن یہ تو اللہ کے کام ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ارکم نے اس کی تائید کی اور ساتھ سمجھایا بھی۔ ثنا نے گلاس وہیں سائیڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ نہیں ارکم، نہیں، یہ سب میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا تھا آپی کو، میں نے کہا تھا پانی کا، وہ میرے پیچھے آئی تھی، میری وجہ سے انہیں ٹکر لگی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایسا نہیں ہے سن، ارکم گھبرایا۔ ایسا ہی ہے، اور اس عورت نے بھی یہی کہا تھا۔ وہ شدت سے رو پڑی۔ کس عورت نے؟ ارکم نے اسے بغور دیکھا تو وہ اس بات کو دل سے لگائے بیٹھی ہے۔ پتہ نہیں کون تھی۔ انہوں نے کہا اسی کو بچانے میں لڑکی کی جان گئی۔ یزدان صاحب اور ارسل نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا۔ اس دن کسی نے بھی اس پر ٹھیک سے دھیان نہیں دیا۔ میں نے نہیں کیا ارکم، خدا گواہ ہے،
میں نے نہیں کیا، میں نے جان کر نہیں کیا۔ وہ روتے روتے ہاتھ جوڑ کر ارقم کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے وہ کوئی مجرم ہو۔ ارقم کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ سن، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ارقم نے اس کے جڑے ہاتھوں کو تھاما۔ لیکن ارقم، میں جب ماما کو دیکھتی ہوں مجھے اپنا آپ مجرم لگتا ہے کہ میری وجہ سے ان کی بیٹی ان سے دور ہو گئی۔ ثنا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ یزدان صاحب چونکے۔ تو یہ وجہ تھی ثنا کا سعدیہ کا سامنا نہ کرنے کی۔ یزدان صاحب نے تڑپ کر آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسا نہیں ہے میری بچی، خدا کی حکمت کے آگے ہم بے بس ہیں، اور ماہم تو خدا کی خاص بندی تھی۔ یزدان صاحب نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پاپا، انہوں نے کہا تھا مجھے کہ کبھی خود کو اکیلا نہ سمجھنا۔ ماں باپ بھائی بہن نہ بھی ہوں تو اللہ کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ دیکھا، وہ اللہ کی خاص بندی تھی اور چاہتی تھی کہ ہم سب اللہ کے خاص بن جائیں اور اپنی زندگی میں خوش رہیں، آگے بڑھیں۔ وہ ان سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ ثنا، اب آپ نے ایسا نہیں سوچنا کہ آپ کی وجہ سے کچھ ہوا ہے۔ یہ سب اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا۔ یزدان صاحب نے اسے سمجھایا۔ ارسل ان کی بات سن کر دھیرے سے مسکرایا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ہلکا سا سر ہلایا۔ گڈ، چلو اب اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا بھی کھانا ہے، یزدان صاحب نے اس سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ ہاں سن، اٹھو، ماما آج تمہارا فیورٹ پلاؤ بنا رہی ہیں۔ وہ مسکرائی اور کھڑی ہو گئی۔ میں چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ اور یزدان صاحب گھر چلے گئے۔ میری نیند مجھ سے بچھڑ گئی ہے، میرے خواب مجھ سے جدا ہوئے۔ یہ بڑا ہی غم کا مقام ہے۔ ذرا لوٹ آ میرے گم شدہ۔ ارے میرے مجنوں، اس نے گھٹنوں میں سر اٹھایا۔ ماہم، یہ کیا بات ہوئی؟ مسٹر احمر، تم کہاں چلی گئی ہو؟ ماہم، میں تمہیں بہت یاد کرتا ہوں، پلیز واپس آ جاؤ، تمہارا احمر مر جائے گا۔ اس کی گال آنسوؤں سے بھیگنے لگی۔ میں تو ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں احمر، تمہارے دل میں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ احمر نے آنکھیں بند کر کے کھول لی۔ بس تم یاد کیا کرو، میں ہر پل ہر لمحہ تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ماہم اس کے پاس بیٹھی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم مجھ سے کیا وعدہ نہیں نبھا رہے، ماہم نے ناراضگی سے کہا۔ کیسے نبھاؤں ماہم، کیسے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ ساتھ گزارے ہوئے لمحوں کو یاد کرو، ہنستی مسکراتی باتوں کو یاد کرو۔ میں ہوں تمہارے ساتھ احمر، جب کبھی خود کو اکیلا سمجھو، آنکھیں بند کر کے مجھے محسوس کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ اس کی طرف آئی، پھر جھکی اور آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ آئی لو یو احمر۔ کان میں سرگوشی ہوئی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا۔ ماہم، اس نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ بکھرا ہوا تھا اور وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھا تھا۔ ماہم کیوں چلی گئی؟ کیوں؟ وہ چیخا اور رونے لگا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر احمر، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، لو یو میری جان۔ وہ یہ آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ ماہم، احمد نے ارد گرد دیکھا، پھر اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا، لیکن آواز کم نہیں ہوئی۔ وہ اٹھا، کمرے سے باہر آیا، لیکن باہر کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ نیچے گیا، گھر پر کوئی بھی نہیں تھا، آواز اس کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ وہ دیوانہ وار بھاگتا ہوا کمرے میں آیا۔ ماہم کہاں ہو؟ اس کی نظر الماری پر پڑی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ اس نے جھٹ الماری کھولی، سامنے دیکھا، باکس تھا جس میں کچھ چمک رہا تھا۔ اسے یاد آیا، یہ باکس ماہم نے اسے نکاح والے دن دیا تھا اور کہا تھا کہ اپنی برتھ ڈے پر کھولنا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جس میں 12:10 ہو گئے تھے۔ آج تو میرا برتھ ڈے ہے۔ اس نے فوراً سے ہاتھ بڑھا کر باکس کھولا۔ اس میں ایک ڈیوائس تھی جس میں ٹائم سیو تھا، الارم کی طرح۔ وہ لیمپ تھا جو شاید خود آرڈر پر بنوایا گیا تھا۔ اس کے چاروں طرف احمر اور ماہم کی تصویریں تھیں۔ ماہم نے اس کے بیچ میں ایک فریم کلاک اور ایک سی ڈی رکھی تھی۔ احمر نے ہاتھ بڑھا کر فریم کلاک اٹھایا۔ اس میں ماہم اور احمر کی تصویر تھی جس میں دونوں ایک ساتھ کھڑے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
अहमर की आंखें लाल हो रही थी। उसने देखा उस पर एक चिट भी लगी थी जिसमें लिखा था अलार्म टोन सुनो। अहमर ने अलार्म टोन सुने। वो माहम की आवाज में रिकॉर्ड थी। गुड मॉर्निंग अहमर, माहम लव यू अ लॉट, बेस्ट ऑफ लक माय डॉक्टर, गुड नाइट। अहमर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने सीडी को लैपटॉप में लगाया और लैपटॉप उठाकर बेड पर आ गया। स्क्रीन पर पहले हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग चला, फिर माहम स्क्रीन पर नमूदार हुई। उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। ये वीडियो उनके निकाह से एक दिन पहले वाली रात को बनाई गई थी। वो अपने कमरे में बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वो मुस्कुरा रही थी। अहमर ने स्क्रीन को छुआ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी। अहमर मुस्कुराया। आपको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम एक कामयाब डॉक्टर बन जाओ। आमीन। गिफ्ट यकीनन पसंद आया होगा। आया है ना? उसने आंखें सुकेड़ कर पूछा, फिर मुस्कुरा दी। अहमर भी नम आंखों से मुस्कुराया। अहमर, मैंने हमेशा जो भी ख्वाब देखे हैं उनमें से कुछ पूरे भी हुए हैं। ये बात सना भी जानती है कि मेरे ख्वाब पूरे हो जाते हैं, लेकिन एक ख्वाब जो मैंने किसी को नहीं बताया वो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ। मैंने एक ख्वाब देखा है कि मैं पाकिस्तान जाकर तुमसे दूर हो जाऊंगी। तुम मुझे और मैं तुम्हें खो देंगे। मेरे दिल से ये डर नहीं जाता अहमर, इसलिए अगर मुझे तुम्हारी बर्थडे से पहले कुछ हो जाए तो खुद को संभालना। उसने जब्त से आंखें मूंदी। माहम की जिंदगी तुमसे और सना से है। उसको अपनी बेटी की तरह रुखसत करना, क्योंकि मैंने उसे माँ बनकर पाला है। और हाँ, ये अलार्म क्लॉक अपने कमरे में रखना। रोज मेरी आवाज से उठना। अपना बहुत ख्याल रखना। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, लेकिन मेरी दुआ है कल जो भी हो, जैसा भी हो, मैं चाहूंगी मेरा अहमर खुश रहे, आबाद रहे। और हाँ, अपनी बर्थडे पर सना वाला केक जरूर बनाना, काटना भी, पिक्चर भी बनाना। ओके, ये तुम्हारी बीवी का हुक्म है, समझे? और अपना बहुत ख्याल रखना। तुम्हारी इकलौती बीवी। हा 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 हंस दी। माहम, अहमर। उसने हाथ से दिल बनाया और फ्लाइंग किस करके वीडियो बंद कर दी। अब स्क्रीन काली हो गई थी। अहमद ने आहिस्ता से स्क्रीन पर हाथ फेरा जहां कुछ देर पहले माहम नजर आ रही थी। वो एक बार फिर तड़प कर रो पड़ा। तेरी याद को सीने से लगा कर रोए, अपने ख्वाबों में तुझे पास पाकर रोए। हजारों बार पुकारा तुझे तन्हाइयों में, हर बार तुझे पास ना पाकर रोए। देखते ही देखते माहम का 40वां भी हो गया था। आज सादिया बेगम ने सना को गले लगाकर अपने साथ बिठाया हुआ था। आज वो सना को अपने से दूर नहीं करना चाहती थी। सना भी काफी दिनों बाद माँ का प्यार पाकर बहुत खुश थी। सादिया बेगम ने अपनी सारी तवज्जो सना पर लगा दी थी। अली दादी के साथ लंदन चला गया था। यजदान साहिब सादिया बेगम का सना की तरफ देखकर मुतमिन हो गए थे। जिंदगी अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। आज माहम का बर्थडे था। माहम को उनसे जुदा हुए 4 महीने हो गए थे। हमेशा सादिया उसके लिए केक बनाती थी। वो सना के सर पर हाथ फेरती, माजी में खो गई। उन्हें याद आया पिछले साल सना ने माहम से केक बनवाया था और अपना टैग लगाकर यजदान साहिब को दिखाया था। उनकी आंखें नम हो रही थी। आप सबके लिए सरप्राइज है। सब चौंके कि क्या सरप्राइज है। पापा देखें, मैंने केक बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त लग रहा है। पापा, जबरदस्त दिख ही नहीं रहा बल्कि जबरदस्त है। आप खाकर बताइए कि कैसा है। यजदान साहिब केक की परफेक्शन देखकर समझ जाते हैं कि केक किसने बेक किया है। उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा उठाकर खाया। अरे वाह, हमारी गुड़िया तो सियानी हो गई है। सना ने मुस्कुराकर माहम को आंख मारी। माहम ने मुस्कुराकर उसे देखा। अली ने भी आगे भरकर एक टुकड़ा उठाया और खाया। सना, ये तुमने बेक किया है? वो मुंह बनाकर बोली। हाँ, कोई शक है आपको? इसमें डाला क्या क्या है बताओ ना, मैं भी कल बनाऊंगा। वो एकदम हड़बड़ा कर सीधी हुई। क्यों बताऊं? अपनी सीक्रेट रेसिपी। सना, कितनी बार कहा है, बड़ा भाई है, तरीके से बात किया करो और बताओ तरकीब। सादिया बेगम ने उसे झिड़का। अली और यजदान साहिब ने मुस्कुराहट दबाई और उसकी तरफ झुककर सुनने के लिए रेडी बैठ गए। इसमें मैंने 3 अंडे और तेल, मक्खन, घी
दूध डाला है, वो झट से बोली। ये तो तुमने वो चीजें बताई हैं जो हम गाय से हासिल करते हैं। बड़े भैया जी, अंडे गाय नहीं देती, माइंड इट। हाँ, अंडे को छोड़कर बाकी सब इस केक में गाय का ही कमाल है। अच्छा चलो, अंडे, दूध, घी, तेल डाला, तो दही क्यों नहीं डाला? दही केक में कौन डालता है भाई? ओ हाँ, सॉरी। चुटकी, लेकिन इसमें और भी कुछ है जिससे स्पंज बना। इसमें आटा डाला है। आटा? आटा केक में कौन डालता है? सना। अली ने उसे जिच करना चाहा। सना ने माहम की तरफ देखा जो नफी में सर हिला रही थी। यहाँ सना कंफ्यूज हो गई क्योंकि उसे माहम को आटा तो निकालते देखा था, इसलिए झट से आटा कह दिया। लेकिन उसने गूंदा था कि केक में डाला, उसे नहीं पता था। लेकिन सना के पास कोई जवाब ना हो तो वो सना ही क्या, वो फौरन बोली, उस्ताद शागिर्द को सारे दाव सिखाकर आखिरी दाव नहीं सिखाता, क्योंकि उस पर वो भारी पड़ सकता है। इसी तरह ये लास्ट इंग्रेडिएंट मैं नहीं बताऊंगी। वो एक अंदाज से मुड़कर अपने कमरे में चली गई और सबके मुंह खुल गए। फिर सबसे पहले माहम की हंसी की आवाज आई, फिर सब हंसने लगे। कैंची की तरह जुबान चलाएगी लेकिन हार नहीं मानेगी, ये यजदान साहिब उसके कमरे की तरफ इशारा करके बोले। मामा, वो आवाज पर हाल में लौट आई। मामा, आपको आपी की याद आ रही है ना? उन्होंने नम आंखों के साथ उसके चेहरे पर हाथ फेरा। उसे माहम का ऐसे हाथ फेरना याद आया। वो झटके से सादिया बेगम के सीने से लग गई और हिचकियों से रोने लगी। ऐसे नहीं रोते, इससे अच्छा है हम उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। मामा, आप मुझसे वादा करें, मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। उसने उनके हाथ थाम लिए। वादा मेरी जान, नहीं जाऊंगी। आप अपना दुख मुझसे कह सकती हैं मामा, सना ने उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। सादिया बेगम ने उसके माथे को चूमा। आप कपड़े बदल लो, फिर पढ़ने बैठो, उठो शाबाश। वो उठ गई, फिर जाते जाते पलटी और बोली, मामा। सादिया बेगम ने मुस्कुरा कर उसे देखा और कहा, जी बेटा। मामा, आपकी 2 बेटियां थी, आप एक का दुख दूसरी से कह सकती हैं, लेकिन मामा मेरी तो एक ही बहन थी, मैं अपना दुख किससे कहूँ? नम लहजे में वो ना चाहते हुए भी कह गई। सादिया बेगम का दिल तड़प उठा। सना बोलकर बाहर चली गई, लेकिन वो एक बार फिर माहम को याद करके रो पड़ी। सादिया बेगम ने अपनी सारी मोहब्बत सना पर लुटा दी थी। अली ने लंदन यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया था और वहाँ शिफ्ट हो गया। माहम के 40वें के बाद अरसल और शिजा की भी रुखसती कर दी गई थी। वक्त की एक अच्छी आदत है, जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, अपनी रफ्तार से गुजर ही जाता है और वक्त से बड़ा कोई मरहम भी नहीं है। उन सब के जख्मों पर भी वक्त ने मरहम रख दिया था। आज माहम को उनसे जुदा हुए 7 महीने हो गए थे। इस बीच रजा और यजदान ने अपना बिजनेस मुश्तरक कर दिया था। अली ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि वो लंदन में ही कारोबार करेगा, इसलिए यहाँ का सारा अपना कारोबार यजदान साहिब ने सना के नाम कर दिया। सब अपनी अपनी रूटीन पर वापस आ गए थे। सना भी नॉर्मल हो गई थी, जिसमें ज्यादा हाथ सादिया बेगम और अरकम का था। अरसल रुखसती के 2 माह बाद वापस चला गया था। शिजा भी खुश थी। वो अरसल के लिए और अरसल के लिए एक बेहतरीन हम सफर साबित हुए थे। आज कराची का मौसम बहुत ही खुशगवार था। आसमान पर बादल थे। ऐसे में अरकम और सना लॉन में अपनी हल्की फुल्की नोक झोंक के साथ बैडमिंटन खेलने में मसरूफ थे और शिजा दूसरी तरफ चाय का कप थामे कोई बुक पढ़ रही थी। तभी फोन की आवाज पर उसने कप और बुक टेबल पर रखी और फोन उठाया। रोशन स्क्रीन को देखकर उसका चेहरा खिल उठा। पूरे 2 हफ्ते बाद इस दुश्मने जान का नंबर स्क्रीन पर जगमगा रहा था। लगता है सल्लू भाई की कॉल है। सना उसकी तरफ आकर बोली, तुम्हें कैसे पता? अरकम ने उसकी तरफ देखा। अरे, कुड़ी का चेहरा बता रहा है, सना ने शरारती अंदाज में उसे छेड़ते हुए कहा तो शिजा ने उसे घूरा। अरे अब उठा भी लें आपी। हाँ हाँ उठा रही हूँ, थोड़ी हिम्मत बना रही। इतने दिनों बाद कॉल की है। उसकी आंखें नम होने लगी। जिससे बेतहाशा मोहब्बत हो उसे अपने आप से दूर रखना बहुत मुश्किल है। उसने शादी तो कर ली थी, लेकिन अरसल से दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल था।
वापस जाते हुए भी अरसल ने उसे बहुत समझाया था कि वो एक फौजी की बीवी है, उसे बहादुर बनना है। उसने कॉल रिसीव की और उठकर साइड पर आ गई। दोनों तरफ खामोशी रही। शीजा, 2 मिनट से पहले आंसू साफ करो। उसकी रौबदार आवाज फोन में से आई। शीजा ने फोन को कान से हटाकर घूरा। आपको कैसे पता मैं रो रही हूँ? बस पता है शीजा, अब आंसू साफ करो। यार, इतने दिनों बाद कॉल की है, हाल चाल नहीं पूछोगी? अरसल ने मूड बदलने की खातिर कहा। कैसे हैं अरसल? उसने आंसू साफ किए। ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? अरसल ने भी उसकी बेकरारी के जवाब में बेकरारी से ही कहा। आपके बगैर कैसे हो सकती हूँ? शीजा, यार पहले ही मैं तुमसे इतना दूर हूँ, ऊपर से ऐसी बातें करके मुझे परेशान कर देती हो। अरसल उसकी दीवानगी से वाकिफ था। अरसल, जज्बात से चूर लहजे में पुकारा गया। जी, आई लव यू। वो मुस्कुराया। आई लव यू टू माई डियर वाइफ। आप कब आएंगे? अभी तो कोई चांस नहीं है छुट्टी का। तुम बताओ घर में सब कैसे हैं? मम्मी, डैडी, अरकम और सना? अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक हैं। गुड। चलो इंशाल्लाह फिर बात होगी। मम्मी को भी कॉल कर लो। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। आप भी अपना बहुत ख्याल रखना। फोन बंद करके वो अरकम और सना की तरफ आ गई। राबिया बेगम भी बाहर उनके पास आ गई थी। मम्मी, आपको चाय बना दूं? नहीं बेटा, अभी मूड नहीं है। ओके। आपका फोन किधर है? अरसल कह रहे थे आपको कॉल करेंगे। वो तो अंदर है, मैं अंदर ही जाती हूँ। तुम सब भी अंदर आ जाओ। नहीं आंटी, एक गेम और लगानी है। ये कम्मो चीटिंग करके जीत जाता है, अब मैं जीतूंगी। सना दोबारा खेलने के लिए उठ गई। देख लेते हैं कौन जीतेगा। वो दोनों मुस्कुराकर उन्हें देख रही थी। तभी मेन गेट खुला और रजा साहिब की गाड़ी अंदर आई। वो गाड़ी से उतरकर सना के पास आए। वो बहुत घबराए हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। सब ने उन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम। सना, मेरे साथ चलो, यजदान आपको बुला रहा है। रजा ने आते ही सना को मुखातब किया तो राबिया बेगम और शीजा ने चौंक कर उन्हें देखा। लेकिन मामा बाबा तो काम से बाहर गए हैं, क्या वो आ गए? ओके, मैं घर जाती हूँ। वो बाहर की तरफ बढ़ने लगी। तभी रजा साहिब ने उसे रोक दिया। नहीं बेटा, वो घर पर नहीं है, आप मेरे साथ चलो। वो राबिया बेगम को साथ आने का इशारा करके उसका हाथ पकड़कर गाड़ी की तरफ ले गए। या अल्लाह खैर, ये रजा क्या कहना चाहते हैं? शीजा बेटा, तुम घर में रुको, अरकम आप भी यही रहो। वो ये कहकर बाहर निकल गई। गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकी तो सना ने रजा साहिब की तरफ देखा। उन्होंने नजरें चुराई और आगे बढ़ गए। सना राबिया बेगम के साथ अंदर आ गई। आईसीयू को देखकर उसका दिल घबराया। उसने अपने कदम रोक लिए। चलो बच्चे, वो आगे बढ़ी। आईसीयू के दरवाजे पर पहुंचकर रजा साहिब ने मुड़कर उसे देखा, जो चेहरे से ही परेशानी लग रही थी। उन्होंने हिम्मत करके राबिया बेगम से कहा, सना को अंदर भेजो। लेकिन हुआ क्या है? वो भी परेशान हो रही थी। मैंने कहा ना, अंदर भेजो उसे, मेरा दोस्त अंदर है। सना का दिल कांप उठा। नहीं अल्लाह जी, प्लीज अंकल, ये क्या कह रहे हैं? वो लड़खड़ाती हुई अंदर की तरफ भागी। यजदान साहिब को सर पर गहरी चोट लगी थी। पापा, सना ने रोते हुए उन्हें पुकारा। यजदान साहिब ने आंखें खोली। वो मुस्कुराए और उसे अपने पास बुलाया। वो करीब जाने लगी, अचानक लड़खड़ाई और बेड पर गिरते गिरते बची। उसका हाथ सफेद चादर पर पड़ा जो लाल हो रही थी। उसने पहले अपने हाथ को देखा, फिर अपने बाप को देखा। वो उनके करीब हुई। उन्होंने उसका हाथ पकड़ना चाहा। सना ने फौरन उनका हाथ थाम लिया। पापा, पापा, ये क्या हो गया? अपना ख्याल रखना बेटा, मजबूत बनना। वो आंसू बहा रही थी। मेरी जान बहुत बहादुर है, पापा की जान है। सना तो है ना? वो उखड़ती सांसों के साथ बोल रहे थे। पापा, आप ऐसा ना बोलें प्लीज, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। प्लीज पापा, मैं कहाँ जाऊंगी? सब क्यों मुझे छोड़कर जा रहे हैं? आप भी चली गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता ना? अल्लाह आपसे बहुत प्यार करता है। यजदान साहिब ने हाथ उठाकर उसके आंसू साफ करने चाहे, लेकिन जिंदगी ने उसी वक्त मुंह मोड़ लिया और उनका हाथ गिर गया। सना ने खौफजदा होकर उन्हें देखा। पापा,
पापा कुछ बोलें प्लीज। लेकिन दूसरी तरफ जिंदगी की डोरी टूट चुकी थी। वो बाहर की तरफ भागी। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसने सामने खड़ी राबिया बेगम को देखा जो रो रही थी। उसने उन्हें पुकारना चाहा, सना तो पापा की जान है। अरे गुड़िया बताओ क्या चाहिए? बाबा तो अपनी बेटियों के लिए तारे भी तोड़ लाएंगे। आई लव यू बाबा। उसके सामने मुनाजिर घूमने लगे। वो और माहम जब केक बना रही थी पापा के साथ मिलकर खेल रही थी। हमारे पापा तो बेस्ट हैं। अब वो दोनों उनके गले लग गई। उसका सर चकरा रहा था। वो चकरा कर गिर पड़ी। उसे सर पर बेंच लगा। सादिया यजदान जो इन पेशेंट के साथ आई हैं वो मौके पर ही फोत हो गई थी। और आखिरी बात जो उसके कानों में गई, उसने उसके अंदर से जीने की सारी उमंग ही छीन ली। सब उसकी तरफ भागे।